Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 9 subject Hindi, chapter number 19 महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। नरपत बारहट हडवेचा। राजस्थानी संस्कृत की शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने MA की उपाधि प्राप्त की। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। संस्कृति में प्रभावों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है कि जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। नरपत बारहट हडवेचा जो है वो राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता कौन है? नरपत बारहट हडवेचा ने MA B.Ed की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने MA और B.Ed की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद जन नारायण विश्वविद्यालय से जोधपुर से जुड़े हुए हैं और उनकी विशेष रुचि काज जो है लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों को समझने में प्रयत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है कि जिन्होंने देश सेवा के खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? देश के लिए। तो ऐसे महापुरुषों को हमारा वंदनीय है। उनको तहे दिल से तहे दिल से उनको नमस्कार करते हैं। महापुरुषों की जीवनी आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में यानी जो महापुरुष है, जो बहुत से जैसे गांधी जी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कवि है कालिदास है, तो ये सब क्या ये महापुरुष है। तो इसमें जो है ये जो संग्रह है ये कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों की जीवन चरित्र है। यानी इस महापुरुषों की जीवनी में 60 प्रसिद्ध महापुरुषों की जीवन चरित्र उसमें दिया गया है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में जन्म और उनका परिचय और उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। तो इस कृति से हमें ये संदेश मिलता है कि हमको किसी बच्चे को वृद्ध या मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। इसके आगे हम पाठ स्टार्ट करेंगे। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर चरित्र के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का भी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है।
फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। अब इसके आगे हम कालिदास के जन्म और परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों का उनका जन्म स्थान उज्जैनीय वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनियों को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। अब कुछ विद्वानों ने कालिदास के जन्म के बारे में एक अंदाज़ा खाली तारीख बताई है कि 365 ईस्वी सन में उनका जन्म हुआ था और उनका निधन जो है 445 ईस्वी सन में हुआ था। और महाकवि कालिदास के जन्म के स्थान के बारे में ठीक ठाक किसी को पता नहीं चला, लेकिन कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनीय यानी वर्तमान उज्जैन में माना जाता है और उन्हें यह सही भी लगता है क्योंकि मेघदूत के स्वयं कवि ने उज्जैनियों के विशेष दर्शनीय कहा है, तो इसके लिए उनका जन्म स्थान उज्जैन ही है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। अब उज्जैनियों ने उन दिनों उज्जैनी में उन दिनों किस राजा का राज्य था? तो विक्रमादित्य का राज्य था और वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। कहाँ की प्रजा? विक्रमादित्य की प्रजा जो है, उसके राज्य की प्रजा जो है हर तरह से सुखी थी। और साहित्य और कला की उन्नति भी, यानी वहाँ पे साहित्य और जो कला की उन्नति थी वो भी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। और राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्हें सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठाक पता चलता है। यानी विक्रमादित्य ने अपने समय समय पर जो सोने के सिक्के चलवाए थे उससे उनके समय का ठीक ठाक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। यानी विक्रमादित्य के जो शासनकाल में जितना वैभव यानी देश में था, यानी जितना गर्व देश में था, उतनी साहित्य जो है जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई। यानी देश में शासन भी कायम रहा और साथ में उनको जो कला थी उस देश यानी अपने देश की, वो भी चरम सीमा पे थी, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। यानी उस युग में जो है एक से बढ़ के एक कवि, साहित्यकार, कवि, वैज्ञानिक उस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा को उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। यानी राजा विक्रमादित्य भी स्वयं जो है वो खुद भी जो है साहित्य और संगीत में भी बहुत अच्छे वो जानकार थे और उसी काल में जो है संस्कृत भाषा को भी उसमें उनको यानी संस्कृत भाषा को भी सक्सेसफुल मिली, यानी उसको उन्नति मिली। अपने पूर्व जीवन में वृद्ध माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य की दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। अपने पूर्व जीवन में
वृद्ध माने जाने वाले, यानी अपने जीवन में वृद्ध माने जाने वाले कालिदास जो है विक्रमादित्य के दरबार के सब कवियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। और कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि के दरबार में जो नवरत्न कहलाते थे, यानी विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न कहलाते थे उसमें से वो एक थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवा अवस्था तक निरक्षर थे, जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। यानी कालिदास के विषय में अगर हम उनके बारे में कहा जाए तो वो युवा अवस्था तक वो पढ़े लिखे नहीं थे और वो ऐसे थे कि जिस डाल पे बैठते थे उस डाल को ही काट देते थे। लेकिन वो निरक्षर होने पर भी वो इतने विद्वान और इतने महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक अलग कहानी है। उन दिनों शारदानंद नाम एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण, ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रों में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। अब उन दिनों जो है शारदानंद नाम के एक राजा थे और उनकी एक गुणवती एक विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। वो बहुत सुंदर थी, रूपवती भी थी और उसके रूप और गुण की ज्ञान की प्रशंसा जो है दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप और गुण पे और ज्ञान पे बहुत घमंड था और उसने अपने विवाह के संबंध में उसने एक शर्त रखी थी, यानी घोषणा करी थी कि जो उसे शास्त्रीय में हरा देगा तो वह उससे विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्र करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी बड़ी गलानी का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। यानी अब वो विद्योत्तमा के इस घोषणा करने के बाद जो है दूर दूर के देशों तक बात फैल गई। तो पंडित और जो विद्वान थे वो उनकी बात सुन के वो जो है विद्योत्तमा को शास्त्रीय करने के लिए आने लगे, यानी उसको शास्त्रीय में हराने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था, यानी उनको बहुत शर्म हो रही थी कि वे उसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। यानी अब विद्वान और पंडित जो है उन्होंने ये सोचकर एक नीति बनाते हैं कि क्यों ना विद्योत्तमा का विवाह जो एक मूर्ख आदमी से करवा दिया जाए, जिससे इसका घमंड भी टूट जाएगा और वे अपने अपमान का जो बदला भी है वो ले सकेंगे। अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। अब विद्वान और पंडित जो है एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। अब ऐसे ही एक दिन उनको एक मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। यानी वो मूर्ख कैसा था कि जिस डाल पर बैठा था उसी को ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। यानी पंडित और विद्वान सोचने लगे कि जो इंसान जो खुद ही जो डाल पे बैठा वही काट रहा है तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तो बोले क्यों ना हम इसी को ही ले जाते हैं।
इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। अब पंडित और विद्वानों ने क्या करे, उसको बहला फुसला कर, उसको समझा कर उसको डाल से नीचे उतारा और उसे थोड़ा लालच देकर कहा कि हम तेरा विवाह जो है क्या कहते हैं करवाएंगे। विवाह का लालच देकर उसे राजी कर लिया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा। अब पंडितों ने उस मूर्ख को ये समझा दिया कि वह कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ वो क्या है गूंगा रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। यानी नहीं, अगर वो बोलेगा तो उसका विवाह नहीं होगा। यानी उसको इस तरह से समझा दिया गया था। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्वोत्तमा के पास शास्त्रीय के लिए ले गए। अब वो मूर्ख जो है पंडितों और विद्वानों की बात मान लिया और उनकी बात में आके वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए जो उन्होंने उसके लिए कपड़े लेकर आए थे और वो तैयार हो गया। और पंडित जो है उसे विद्वोत्तमा के पास शास्त्री के लिए ले गए। राजकुमारी विद्वोत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं। आपके साथ शास्त्र करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्र करेंगे। अब राजकुमारी विद्वोत्तमा के पास उस मूर्ख को लाते हैं और उसका पंडित और विद्वान जो उसका परिचय देते हुए कहते हैं कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं और शास्त्रों के भी बहुत जानकार है और इसीलिए हम आपके साथ इसको शास्त्र कराने के लिए लाए हैं। लेकिन उन दिनों व्रत चल रहा, मौन व्रत है, मौन व्रत के कारण ये संकेत से ही शास्त्र करेंगे। विद्वोत्तमा पंडित की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्र के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। अब विद्वोत्तमा जो है वो लड़की जो है वो पंडितों की जो ये छल जो है समझ नहीं पाई और वो शास्त्र के लिए रेडी हो गई। अब उसने उस मूर्ख युवक को एक उंगली दिखाई जिसका मतलब होता था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख ने समझा कि ये मेरी एक आँख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। अब उस मूर्ख ने क्या समझा कि ये मुझे एक उंगली दिखा रही है, इसका मतलब है कि ये मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। तो उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का उसे इशारा किया, यानी संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्वोत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी को कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। अब यहाँ पर पंडित और विद्वान जो है उनकी उंगली का इशारा अपनी तरह यानी समझ के बताते हैं कि हमारे गुरुजी का इशारा ये है कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्वोत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों को संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। अब राजकुमारी ने उसको 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया तो मूर्ख ने समझा कि ये मेरे मुंह पे तमाचा मारने का संकेत यानी मुझे इशारा कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। अब मूर्ख ने क्या किया कि उसने मुट्ठी बांध के तमाचे का जवाब जो है घूंसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्वोत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, अपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पंचों तत्वों को मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। अब वो पंडित और विद्वान कहते हैं राजकुमारी को कि आपने 5 उंगलियों का संकेत दिया था कि 5 तत्वों का, लेकिन हमारे गुरुजी का ये संकेत है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का क्या है निर्माण होता है, तो उसे अलग अलग रहने में
नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रों में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है कि एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूल कर यकायक बोल बैठा, उठ उठ। अब इस तरह जो है शास्त्र में विद्योत्तमा जो है उस मूर्ख से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह हो गया धूमधाम से। पंडितों ने उनका विवाह करवा दिया। लेकिन एक दिन की बात ऐसी हुई कि ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख अपना मौन व्रत जो है भूलकर तोड़ दिया और वह बोल बैठा, उठ उठ। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। अब उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा क्या हो गई, वो चौंक गई। पता चला कि उसका पति कोई विद्वान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। अब विद्योत्तमा को जो है पंडितों विद्वानों की सच्चाई का पता चल जाता है कि उसका पति कोई बड़ा विद्वान नहीं है बल्कि एक वो बहुत बड़ा मूर्ख है। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और वो द्वार बंद कर लिए। अब विद्योत्तमा को जो है बहुत दुख होता है इस व्यवहार से। उसने अपने महल के दरवाजे पर कालिदास के लिए रोक लगा दी और अब द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। कहते कठोर उपासना यानी बहुत मेहनत करने के बाद उसे महाकाली का वरदान प्राप्त हुआ और कालिदास होने के कारण कालिदास का नाम उसे प्राप्त हुआ। सिद्ध की कालिदास सारी विद्वाओं को सीख कर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि। यानी अब कालिदास जो है वो सारी विद्वाओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य सब कुछ सीखकर वो जो है विद्योत्तमा के पास फिर से लौटे। लेकिन उसके बाद भी जो है विद्योत्तमा ने दरवाज़ा बंद रखा, दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद फिर कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप जो है संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार दोहि, यानी उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए संस्कृत में कहा। अंदर से पत्नी ने विद्योत्तमा ने पूछा, असित कसिचद वगीसस्य। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमश कुमार संभव्य, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। यानी उन्होंने संस्कृत में क्या कहते हैं विद्योत्तमा को दरवाज़ा खोलने की बात करी। उसके बाद जो है विद्योत्तमा को विश्वास हो गया कि हाँ ये एक विद्वान और महाकवि है, तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्व व्याख्यात है। उसकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनको उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का
क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। यानी कालिदास को हर क्षेत्र का यानी हर हर क्षेत्र में उनको एक अलग ही एक्सपीरियंस था। पर प्रकृति का जैसा वर्णन जो है उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन जो है क्या है वो अधूरा दिखाई लगता है। कालिदास की जो उपमाएं हैं वो विश्वविख्यात है। उनको उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकाव्य कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है और हर बात पे बड़ी स्वाभाविकता से वे उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। यानी कालिदास बताते हैं कि राजा जो है प्रजा का शासक ही नहीं होता बल्कि उसका रक्षक और पिता भी होता है। और उन दिनों में समाज में नारी का क्या स्थान था और इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से ही मिलता है। समाज में नारी का सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि का शिक्षा दी जाती थी। यानी यहाँ कवि कालिदास के बारे में हम जितना ही हम पढ़े उतना ही कम है कि उनको हर क्षेत्र में उनका एक अलग एक्सपीरियंस था। साहित्य में और प्रकृति के बिना ही मनुष्य का जीवन उनके लिए अधूरा लगता था और उनका कोई बराबरी नहीं कर सकता था और उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता था। और वो ऐसा मानते थे कि अगर राजा जो है प्रजा का शासक है तो वो रक्षक भी है और उसका पिता भी है। और समाज में नारियों का स्थान भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके लिए वो समाज में नारियों को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखना पसंद करते थे और स्त्रियों के लिए नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि शिक्षा दी जाना उनके लिए महत्वपूर्ण थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। यानी महाकवि कालिदास के प्रमुख ग्रंथ कितने हैं तो 7 है और जिसमें से सबसे पहला ग्रंथ कौन है ऋतुसंहार। वो एक उत्तम काव्य है जिसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का उसमें परिचय दिया है और ऋतुओं तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविक अग्निमित्री कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। यानी ये कालिदास का ये दूसरा ग्रंथ है। ये उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र और उनकी राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरौवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। यानी ये विक्रमोर्वशीयम जो है इनका तीसरा ग्रंथ है। ये भी 5 अंक का है और इसमें महाराज पुरौवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिक के जन्म और उसके द्वार तारकासुर के वध तक की कथा वर्णन है।
यानी कुमार संभव जो है ये भी एक काव्य है। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिक के जन्म और उसके द्वार तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन किया गया है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है। मेघदूत जो है कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसमें शुरू से कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। अब ये मेघदूत जो है 5वां ग्रंथ है और ये खंड काव्य है और इसमें शुरू से कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहणी प्रिय को पहचानने का उपाय मेघ को बताया है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही यह कह दिया कि तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश वहाँ कहाँ मोटी बुद्धि वाला, मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश की दिलीप से लेकर कुश और उनके उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। रघुवंश भी जो है एक महाकाव्य है। ये भी कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया कि कहाँ तो ये सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश कहाँ मोटी बुद्धि वाला है, तो मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। यानी छोटा सा तिनका लेकर वो इतना बड़ा समुद्र पार करने की बात सोच रहे हैं। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारी के कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। या उनका तीसरा नाटक है और इससे 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास ने आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी का झलक मिलती है। तो महाकवि कालिदास के जो है 7वां ग्रंथ क्या है, सर्वोत्कृष्ट है, वो अभिज्ञान शकुंतलम है और इनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है और इसी तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। इनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी के झलक मिलती है। महाकवि कालिदास ने जो है उन्होंने पदे, काव्य, ग्रंथ, पदों ये सब भी बहुत लिखे हैं। तो यहाँ हम कवि कालिदास के बारे में बहुत अच्छी हमको यहाँ इस लेसन में जानकारी मिली। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।